बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने फ़ोकस करना है अफ़गानिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कि अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो रीजनली तौर पर कहाँ पर बेस करती है और ख़ासकर उसकी जो जीडीपी है वो कितनी है, या वो पूरे रीजन के अंदर उसकी जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट करती है, या उसकी जो पॉपुलेशन है वो किस हद तक जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होती है, या उसकी पॉपुलेशन है कितनी। देखें, अगर देखा जाए तो जो साउथ एशिया है, ये जो पूरा रीजन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसी तरह नेपाल, भूटान और साथ ही साथ जो पाकिस्तान जैसे या मतलब अफ़गानिस्तान जैसे इलाके, ये सारे के सारे साउथ एशियन रीजन्स के अंदर आते हैं। इसके आगे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा बाकी दूसरे ममालिक आते हैं। अच्छा, अगर साउथ एशिया को देखा जाए तो साउथ एशिया के पूरे की जो आबादी है वो तकरीबन है 1.94 बिलियन पीपल, 1.94, जिसमें से तकरीबन 1.3 बिलियन जो हैं वो तो सिर्फ इंडिया से हैं, जबकि बाकी जो बचते हैं वो पूरे रीजन से हैं। अब इन 1.94 में से जो 39 मिलियन लोग हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं। अफ़गानिस्तान को अगर परसेंटेज के हवाले से पॉपुलेशन को देखा जाए तो पूरे रीजन में तकरीबन 2% जो पॉपुलेशन है वो अफ़गानिस्तान की आती है। अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से तो इतना यानी कि बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी जियोग्राफिक लोकेशन के हवाले से और आज तक इसकी हिस्ट्री के हवाले से ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है वो रहा है। अब अगर देखें कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है पूरे के पूरे साउथ एशिया के लिए। अगर साउथ एशिया ने अपना फ्यूचर संवारना है या अगर साउथ एशिया में स्टेबिलिटी रिक्वायर है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आने के बाद ही मुमकिन हो सकेंगी। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है, अगर अफ़गानिस्तान का फ्यूचर स्टेबल है तो समझें कि पूरे साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो स्टेबल है। इसकी बात हमें इस चीज़ से ही अंदाज़ा हो सकता है कि जो कल कला मतलब 15 अगस्त को तालिबान ने जो हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया है, उसके बाद पूरे रीजन के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत खौफ सा और एक बहुत अजीब सी जो है मतलब फीलिंग्स सारे ममालिक को आ रही हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो यहाँ पर किस तरह का होगा। एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि वो एक पाथवे होगा एक स्टेबल साउथ एशिया के लिए। अगर हम अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है उसकी मतलब इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है इकॉनमी इसके पूरे रीजन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड रही है रीजन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेवलप्ड ममालिक जैसे कि यूएसए या दूसरे मतलब जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये तमाम ममालिक ने काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट फ्राहम की है। जो इसके बाकी एलाय हैं यूएसए के, उन तमाम ममालिक ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो की हैं। तो इस हवाले से इसकी जो इकॉनमी है वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी अगर जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन को आप देखें तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी और बाकी जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये एक इंडिस्पेंसिबल लोकेशन है इसकी कि जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये लिंक करती है पाकिस्तान को मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में दुनिया का तकरीबन 15% जो आयल है वो मौजूद है, 10% जो है वो गैस रिज़र्व्स वहाँ पर मौजूद हैं, और कहा जाता है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो दुनिया का इंजन होगा वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ही होंगे। यानी कि यही कंट्री जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स या जो मिडल ईस्ट, यही यानी कि जो ममालिक है वो एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे इन तमाम वेस्टर्न पावर्स को, पाकिस्तान को, चाइना को और पूरे साउथ एशिया रीजन को यहाँ से गुजरने के लिए। इसकी अहमियत हमें तापी जैसे यानी कि इस तरह के एग्रीमेंट से भी नज़र आ सकती है कि यानी कि तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन जो है इसके लिए भी अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान चूँकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर अपनी ट्रांजिट ट्रेड के लिए। 2015 के एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान बिज़नेस कौंसल ने जो एस्टीमेट निकाला है उसके मुताबिक 54% जो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी है
वो या पाकिस्तान के ऊपर इकानमी नहीं, मतलब जो उसकी ट्रांजिट ट्रेड है वो पाकिस्तान के ज़रिए ही मुमकिन हो पाती है 54%। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अफ़गानिस्तान की अगर जीडीपी की बात की जाए, जीडीपी पर कैपिटा, तो ये पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा लो है। इससे लो सिर्फ थोड़ी नेपाल की है, यानी कि नेपाल से थोड़ा अफ़गानिस्तान बेटर है जीडीपी पर कैपिटा स्केल के हवाले से, वरना बाकी तमाम ममालिक से अफ़गानिस्तान जो है वो नीचे है। बजाय इसके, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उसको आज तक यानी कि 1979 से ऑनवर्ड जो है उसको अमेरिका की तरफ से और बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से इसको डेवलपमेंट असिस्टेंस या बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स इसको बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज़ की तरफ से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसको मदद आज 2021 तक इसको मिलती रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अफ़गानिस्तान की इकानमी जो है वो स्टेबल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो नेपाल से थोड़ी सी बेहतर है, वरना पूरे रीजन से ज़्यादा ख़तरनाक है। जबकि अगर पूरे रीजन का मुकाबला किया जाए तो बांग्लादेश जो है अपनी बहुत लार्ज पॉपुलेशन के बावजूद भी, यानी कि बांग्लादेश पूरे रीजन का या पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा, यानी कि थोड़े से रकबे के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है बांग्लादेश वहाँ पर बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और टर्बुलेंस भी हैं, इसके बावजूद वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे निकल चुका है जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से, और इस वक्त वो एक रीजनल लीडर के तौर पर उभर के आया है। उसकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 2021 में उसने इंडिया को भी क्रॉस कर लिया है। बांग्लादेश की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो वो पॉलिटिकल टर्बुलेंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, और 1971 के अंदर दिसंबर के अंदर जो है 16 दिसंबर 1971 को वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, और पहले ये पाकिस्तान का ही ईस्टर्न विंग कहलाता था कि जिसकी आबादी उस वक्त 54% थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान इसको कहा जाता था। दूसरी तरफ जबकि जो मौजूदा पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसकी आबादी तकरीबन 40% थी। इसका जो ईस्ट पाकिस्तान का इलाका था वो लगभग 15% इलाका बनता था, जबकि इसका इलाका जो है वो 85% इलाका बनता था। लिहाजा वेस्ट पाकिस्तान ने हमेशा इसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर आखिरकार 1971 के अंदर जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो लिहाजा हम यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो आज जीडीपी पर कैपिटा के हवाले से अगर आगे उभर कर आया है तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसने बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल अदा किया है। तो ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस मुल्क के अंदर होगी वहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डेवलप होंगे, और अच्छे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस बात की गारंटी होते हैं कि उस मुल्क की जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। लिहाजा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करने से पहले हमें अपनी पॉलिटिकल लेंस जो हैं उनको बेहतर करना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बेहतर करना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे फैक्टर्स यानी कि बयान करते हैं जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो एक डेड लॉक का शिकार रही है। लेकिन इन पोटेंशियल के जो सोल्यूशन है वो एक अगर उनके ऊपर गौर किया जाए तो तभी जाकर जो है एक सस्टेनेबल जो पीस है वो पूरे रीजन के अंदर कायम हो सकेगा। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर भी अगर अमन लाने की ज़रूरत है या वहाँ पर भी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने वाले पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको भी चाहिए कि पहले ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो कि वहाँ के लोगों के लिए अच्छी हों, वहाँ के पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छी हों, तब जाकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकेंगी। अफ़गानिस्तान के अंदर हम अगर पॉवर्टी की बात करें, वहाँ पर गुर्बत की बात करें, तो वो भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, यानी कि वहाँ की सोसाइटी जो है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि गुर्बत जो है वो वहाँ पर तकरीबन 47% गुर्बत जो है वो वहाँ पर पाई जाती है। 47.3% जो उसके लोग हैं वो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी। और यही वजह है कि इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो तालिबान उठाते हैं, अफ़गान तालिबान, और वो इन्हीं गरीब लोगों को हायर करते हैं, उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनको अपना हिस्सा बना लेते हैं। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24% ऐसे लोग थे जो
पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब कोरोना वायरस के बाद कुछ महीने गुजर गए तो जो नया एस्टीमेट निकल कर आया, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 33% लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे चले गए, और इसके बावजूद यानी कि इसके साथ साथ 3 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां भी जो हैं वो गंवा ली। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं तादाद के अंदर वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर है। तकरीबन 364 मिलियन लोग जो हैं इंडिया के अंदर वो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि अगर इसका आबादी का परसेंटेज देखा जाए तो ये 28% बनता है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो 210 मिलियन लोग हैं, जबकि इंडिया के अंदर 364 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि 28% पॉपुलेशन बनती है और वो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी है। जबकि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर देखें तो अफ़गानिस्तान की जो कुल आबादी है वो पाकिस्तान के 20% आबादी से भी नीचे है। लेकिन जब वहाँ पर कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस वक्त उसकी जो पॉवर्टी लाइन थी वो 47% थी। लेकिन जब पॉवर्टी लाइन यानी कि जब बाद में सिचुएशन मज़ीद ख़राब हुई कोरोना वायरस की वजह से, तो आगे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी जो आबादी है वो कितनी और ज़्यादा नीचे चली गई होगी। तो लिहाजा पॉवर्टी जो है वहाँ पर सिर्फ यही एक मतलब मसला नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि मसाइल हैं जो कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट उसके करते हैं, जो कि जिसकी वजह से इसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा लो है। एक और वजह यह है वो है कि लैक ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन। हमें पता है कि तालिबान का जो 1996 से लेकर सन 2001 तक जो उनका दौर रहा है हुकूमत का, उसके अंदर औरतों के ऊपर कितने ज़्यादा यानी कि सख्तियाँ की गई, उनकी लेबर फोर्स के ऊपर, पार्टिसिपेशन के ऊपर, या किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी। लेकिन तालिबान जो हैं वो कहते हैं कि हम बदल चुके हैं, 20 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो उन्होंने क्या सीखा या वो क्या करेंगे। अगर लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन पूरा जो साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पूरे रीजन के अंदर ही फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम रही है। इंडिया और अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नज़र आती है। तकरीबन 21% औरतें जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया के अंदर, जबकि सिर्फ 16% औरतें जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों से बेहतर है। तकरीबन 25% जो वुमेन हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं लेबर फोर्स के अंदर पाकिस्तान के हवाले से। लिहाजा पूरे साउथ एशिया रीजन को अगर हम देखा जाए तो ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ या दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन या फीमेल लेबर फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही है। वहाँ पर दूसरे ममालिक में ये काफ़ी ज़्यादा रही है। अब आगे बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। अफ़गानिस्तान का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, वहाँ पर भी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो रही है, क्योंकि तकरीबन 78% जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। करप्शन है, जो एलीट क्लास है अफ़गानिस्तान की वो नीचे कुछ आने नहीं देती है। लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 60 से ऊपर है, यानी कि अबव एवरेज जो लाइफ है वो 60 से ऊपर है। और वहाँ पर जो औरतों की अबव एवरेज लाइफ है वो तकरीबन 66 ईयर्स बताई जाती है। अगर वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 46 में से या 1000 में से 40 जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चे 1000 अगर बच्चा पैदा हो तो उनमें से 40 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान का जो है वो 55 है, अफ़गानिस्तान का 46 है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज से एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बांग्लादेश का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इंडिया का 28 है, बांग्लादेश का 25 है, जबकि पाकिस्तान का भी ज़्यादा है और अफ़गानिस्तान का भी ज़्यादा है। ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, उतने जो लाइफ बर्थ्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखी जाए एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन की भी सूरत हाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तकरीबन स्पेंडिंग के हवाले से तो वो अपना 15% जो बजट है वो एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। मतलब अगर उनकी जीडीपी $20 बिलियन है तो इसमें से 4% जो है जीडीपी का वो अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है एजुकेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि इनकी जो एजुकेशन की स्पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर जो आबादी है वो पढ़ी लिखी बहुत कम है। तकरीबन 29% जो फीमेल्स हैं वो वहाँ पर पढ़ी लिखी हैं और
55% जो मेल हैं जिनकी उम्र मतलब 15 साल से ज़्यादा है वो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। बाकी पाकिस्तान की अगर आबादी जो है वो 58% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बनता है। अच्छा, इसके अलावा अब आखिरी बात है हमारी कि अफ़गानिस्तान की जो जीडीपी है, अफ़गानिस्तान की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हालात से और वालनरेबल सिचुएशन से होकर गुजरी है। आज अगर एग्रीगेट किया जाए तो अफ़गानिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो बनती है। यहाँ की जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि मोस्टली इसका जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन हमेशा जीडीपी में लो ही होती है। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है वो 17% है तकरीबन, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो है वो 18% है, और जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी तकरीबन 53% जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा यानी कि बनती है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक है वहाँ की यूथ का, लिहाजा उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और आने वाला वक्त भी ये बता रहा है कि वो मज़ीद आगे गुर्बत में ही रहेंगे और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करने वाला। लिहाजा अमेरिकन को यहाँ से एग्ज़िट करने से पहले इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान की इकानमी जो है वो किस तरह से बूस्ट हो सकती थी और किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो सकती थी, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पूरे साउथ एशिया की भी आ सके और अफ़गानिस्तान की भी आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।